हे एवरीवन, आई एम बैक। एंशिएंट इंडिया देख रहे थे हम लोग। लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसके न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुप्ता पीरियड देख रहे थे। गुप्ता पीरियड की अगर बात करें तो 319 एडी से लेकर के 540 एडी का जो पीरियड है उसको गुप्ता पीरियड बोलते हैं। गुप्ता पीरियड में हम लोग रूलर्स के बारे में देख चुके थे। रूलर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे गुप्ता पीरियड के टाइम पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, सोसाइटी किस तरह की थी, इकोनॉमी किस तरह का था, कल्चर कैसा था, कौन से लिटरेचर हैं जो कि गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो मौर्याज के टाइम पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सेंट्रलाइज था। सर्वे सर्वा राजा होता था। कैपेबिलिटी के बेसिस पे किसी भी बंदे को किसी पर्टिकुलर प्रोविंस को रूल करने के लिए भेजा जाता था। लेकिन गुप्ता पीरियड के टाइम पे अगर देखें तो सेंट्रलाइज कंट्रोल जो है, सेंटर का कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा था। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हाईली डिसेंट्रलाइज हो गया था। इसमें पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी देखने को मिला। जैसे समझने के तौर पे मान लो ये राजा है, ठीक है, और राजा जहाँ पे राजा का महल होता था, जहाँ से राजा रूल करता था, वो कैपिटल हो गया। तो वो जो प्रोविंस है उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविंस है जो राजा को रूल करना होता था। मान लो ये प्रोविंस है, ये जो आप देख रहे हो, मान लो ये राजा का प्रोविंस है और इसमें किसी बंदे को भेजना है रूल करने के लिए, ठीक है, ताकि राजा के अंडर ही होते थे, बट उसको जो है राजा रूल करने के लिए भेजता था। तो मौर्याज के टाइम पे क्या था कि कैपेबिलिटी के बेसिस पे वो किसी पर्टिकुलर प्रोविंस को रूल करने के लिए भेजा जाता था बंदे को। लेकिन गुप्ताज के टाइम पे क्या हो गया कि किसी मान लो इस बंदे को भेजना है तो राजा ये देखेगा कि हाँ ये लॉयल है कि नहीं मेरे लिए, ना कि ये देखेगा कि हाँ कैपेबल है कि नहीं। तो लॉयल्टी के बेसिस पे जो है उनको किसी पर्टिकुलर प्रोविंस को रूल करने के लिए भेजते थे। हालांकि ये इनडायरेक्ट रूल ही होता था, मिस राजा का कंट्रोल रहता था उस पर, लेकिन फिर भी धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज होना चालू किया। इसके अलावा इकोनॉमी की अगर बात करें तो क्वासी फ्यूडल करेक्टर का इकोनॉमी। फ्यूडल करेक्टर का इकोनॉमी क्या हो गया, तो फ्यूडल लॉर्ड जो होते थे, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई बंदा पावरफुल है या उसके पास बहुत सारा ज़मीन है, तो वो क्या करता था, ज़मीन जो है, लैंड जो है, लैंड ग्रांट्स देता था, ज़मीन जो है दे देता था किसी पर्टिकुलर बंदे को। और वो बोलता था कि आप इस ज़मीन पे जो भी है उपजाना है उपजाइए, और उसके अलावा जब भी मुझे ज़रूरत होगा, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो या पैसे से रिलेटेड हो, वो सारा जो है आपको प्रोवाइड करना है। मीन्स लॉयल्टी जो है आपको देते रहना है। तो ये ज़मीन जो है दिया जाता था, उसके बदले में जो है आर्मी का सर्विस हो या किसी तरीके का सर्विस, मीन्स गलत तरीके से नहीं समझो आप, मतलब आर्मी पैसा या कोई कोई भी मदद चाहिए तो वो बेसिकली वो बंदे को देना पड़ेगा, ठीक है, जिसको ज़मीन दिया गया है। तो ये कहलाता था फ्यूडल कैरेक्टर या फ्यूडलिज्म। और ये क्वासी फ्यूडल का क्या मतलब, क्वासी मतलब होता है पार्शियल। तो कुछ हद तक ये देखने को मिला कि इकोनॉमी जो है वो क्वासी फ्यूडल कैरेक्टर का था। इसके अलावा जो ट्राइबल एरिया होता था उसमें जो हेड होते थे, जैसे ट्राइबल एरिया हो गया उसका कोई ना कोई हेड होता था, तो वो उसको जो है रिप्रेजेंटेटिव होता था वो राजा का, मीन्स रूल करता था वो उस ट्राइब को, उस पर्टिकुलर एरिया को, और राजा के अंडर ही करता था। तो इस तरीके से देखने को मिला क्या कि उसके जो हेड होते थे, ट्राइब्स के जो हेड होते थे, वो जनरली सर्व करते थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पावर, जो पावर में होता था राजा उसका, ठीक है। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में अगर राजा के बात करें कि राजा कहाँ पे राजा का महल था, तो मेनली कहाँ था, मगध में था। मगध में भी अगर पार्टिकुलरली बात करें तो पाटलिपुत्रा में, मीन्स सिंपल शब्द में बोले तो पाटलिपुत्रा जो है उस समय कैपिटल था मगध का, जहाँ पे राजा का महल था, वहाँ पे राजा रहता था। राजा जो है वो टाइटल्स लेते थे जो कि काफ़ी प्राउड वाला टाइटल था। काफ़ी ये बेसिकली शो करने के लिए होता था कि राजा का कितना पावर है, ठीक है, पावर शो करने के लिए टाइटल्स लेते थे। जैसे महाराजाधिराज, सम्राट, एकाधिराज, चक्रवर्ती, ये सब टाइटल जो है राजा के द्वारा लिया जाता था। इसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग क्राउन प्रिंस ये देखने को मिला। क्राउन प्रिंस मीन्स राजा का जो बेटा होता था उसको चूज करते थे, कुमारा भी आप बोल सकते हो, इसको चूज करते थे कि अगला राजा बनेगा। तो अगला राजा जिसको चूज किया जाता था उसको कुमारा या फिर
क्राउन प्रिंस बोलते थे, ठीक है। तो ये पहले अपॉइंट किया जाता था, पहले चूज किया जाता था। तो इस तरह का प्रैक्टिस देखने को मिला गुप्ता पीरियड के टाइम पे। राजा को असिस्ट किया जाता था ग्रुप ऑफ मेंबर्स के द्वारा, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते थे, या फिर मंत्री परिषद बोल सकते हो आप, मंत्रिमंडल बोल सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, हरिसेना के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था, या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बोल सकते हो, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इसमें मेंशन है अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसके जो मेंबर होते थे उसको सभ्यास बोलते थे, या मेंबर्स बोल सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा प्रयाग प्रशस्ति में। तो ये ध्यान में रखेंगे कि राजा को कुछ मेंबर्स जो है वो असिस्ट करते थे, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते थे, या मंत्री परिषद बोल लो, या फिर मंत्रिमंडल बोल लो। तो ये राजा को हेल्प करते थे। इसके अलावा जो हाई ऑफिसर्स थे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कुमार मात्याज हो गए, या फिर संधि विहग्रिका हो गए, ठीक है। तो ये जो दो हैं ये इंपॉर्टेंट है, और इनका ऐसा कुछ इंस्क्रिप्शन में मेंशन तो नहीं है अ, इस टाइम का, इसके बारे में मीन्स कुमार मात्याज और संधि विहग्रिका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स में से मैं बता रहा हूँ। लेकिन अ, अगर इनकी बात करें तो ये मेनली जो है इनका फर्स्ट, इनके बारे में मीन्स संधि वेगिका के बारे में, ये समुद्रगुप्त के टाइम पे ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है दिया गया है। जैसे अगर मैं समुद्रगुप्त के टाइम पे बात करूँ तो हरिसेना जो कि इनके कोर्ट पोएट थे, ठीक है, समुद्रगुप्त के कोर्ट में पोएट हुआ करते थे। उनके जो अमात्य मतलब होता है मिनिस्टर, ठीक है। तो हरिसेना जो है ये वाला पोस्ट कैरी कर रहे थे, मतलब संधि विहिग्रिका जो है इनका पोस्ट इनको मिला हुआ था। सिंपल शब्द में समझो तो ये क्या था, मिनिस्टर ऑफ वॉर, वॉर एंड पीस थे, ठीक है। संधि विहिग्रिका जो है इसका क्या मतलब है, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। ये भी पूछा जाता है कि मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस जो है वो कौन हुआ करते थे, या उनका क्या नाम है। तो संधि विहिग्रिका इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। ऐसे तो इम्पोर्टेंट कुछ भी पूछ सकता है, बट ध्यान में रखेंगे। तो ये जो कुमार मात्य थे ये मेन होते थे, इसमें से हाई ऑफिशियल्स को जो है वो चुना जाता था, रिक्रूट किया जाता था। इसके अलावा संधि वेदिका के बारे में बता चुका हूँ। मंत्री से जो है सेनापति चूज किए जाते थे, सेनापति, महादंडानायक। महादंडानायक कौन हुआ करते थे, तो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। ये समझने के लिए, जैसे जस्टिस देने के लिए जैसे अभी जज होता है, तो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता था, महादंडानायक। संधि विग्रिका मैं बता चुका हूँ, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस मीन्स लड़ाई होता है, लड़ाई करना है, या फिर पीस जो है मतलब सीज फायर बोल लो, या फिर लड़ाई रोकनी है, बात करना है। तो दोनों केस में जो मेन काम होता था जिस बंदे का, उसको संधि विग्रिका बोलते थे। और समुद्रगुप्त के टाइम पे ये वाला पोस्ट जो है वो हरिसेना के द्वारा कैरी किया जाता था। हरिसेना उस टाइम पे संधि विहिग्रिका थे, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस याद रख सकते हो कि कौन थे, समुद्रगुप्त के टाइम पे हरिसेना थे। इवन ये पोएट भी थे, इन्होंने ही कंपोज किया है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स की अगर बात करें तो प्रतिहारी, ये क्या थे, चीफ अजर ऑफ रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस के चीफ थे, हेड थे महा प्रतिहारी, ठीक है। इसके अलावा दंडपाशिका। दंडपाशिका क्या था, चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। तो पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड था, जो मेन था, उसको बोलते थे दंडपाशिका। इसके अलावा विनय स्थिति स्थापक, ठीक है। विनय स्थिति स्थापक जो थे, सिंपल शब्द में समझे तो चीफ ऑफिसर ऑफ रिलीजियस अफेयर। तो धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, उनके जो मेन ऑफिसर थे, जो हेड ऑफिसर थे, उनको क्या बोलते थे, विनय स्थिति स्थापक, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। महापीलुपति, ये चीफ ऑफ एलिफेंट कॉप्स। जो एलिफेंट यूज होता था लड़ाई में या आर्मी में, जो एलिफेंट था उसके जो हेड थे, उसको मैनेज करना, लड़ाई के टाइम पे ट्रेनिंग वगैरह देना, ये सबके हेड कौन थे, महापीलुपति। ये ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा महासवापति, ये चीफ ऑफ कैवेलरी। जो थल सेना थी, थल सेना बेसिकली, या फिर पैदल सेना बोल सकते हो, पैदल सेना जो थी उसके हेड को क्या बोला जाता था, महासवापति, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में सबसे बड़ा जो यूनिट था वो था भुक्ति या भोगा, मीन्स प्रोविंस। सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। मान लो जैसे जस्ट अ सेकेंड, ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। और इसमें
यहाँ पे गुप्ता जो है उसका रूल हुआ करता था नॉर्थ इंडिया में। तो इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे ये मगधा वाला रीजन है, यहाँ पे राजा का महल होगा, किंग का महल होगा। और मेनली अगर देखें तो पाटलिपुत्रा में, कैपिटल कहाँ था गुप्ता का, तो पाटलिपुत्रा। अब ये वाला जो प्रोविंस है, मिस मगधा प्रोविंस जो है, वहाँ पे तो राजा रूल कर रहा है। उसके अलावा भी तो बहुत सारे प्रोविंस थे, बहुत सारे जो यूनिट थे, मतलब बड़े वाले यूनिट जिसको प्रोविंस मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम पे उसको भुक्ति या भोगा बोला जाता था। तो उसके लिए भी तो कोई ना कोई बंदा होता होगा ना। तो इस तरीके से अगर देखें तो प्रोविंस का जो हेड होता था, मीन्स भुक्ति या भोगा, प्रोविंस में समझने के लिए बोल रहा हूँ, ये इंग्लिश में है। उस टाइम पे प्रोविंस को क्या बोलते थे, भुक्ति या भोगा। उसके जो हेड होते थे उसको बोलते थे उपरिका या फिर भोगापति। तो जैसे यहाँ पे मगध वाला जो प्रोविंस है, मगध वाला जो भुक्ति या भोगा है, उसमें तो राजा रूल कर रहा है। बट बाकी में क्या होंगे, बाकी में कोई ना कोई बंदा रूल कर रहा होगा। तो वो उस एरिया का, उस प्रोविंस का जो हेड होगा उसको उपरिका या भोगापति बोलेंगे। दूसरा जो है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मगधा जो है एक प्रोविंस है, और उसका जहाँ पे राजा का महल है वो है पाटलिपुत्रा। तो इसको कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्रा हो गया। तो यहाँ पे तो राजा रूल करेगा, बट इसके अलावा भी तो अलग अलग प्रोविंस है। तो उसके लिए क्या होगा, कोई ना कोई बंदा होगा जिसको क्या बोलेंगे, उपरिका या फिर भोगापति। फिर आगे जो है, जैसे मगधा एक प्रोविंस है, तो उसको भी अलग अलग छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर सके उसके पर्पस में। जैसे अभी स्टेट है और स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसी तरीके से पहले भोगा, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर ये मगध वाला रीजन है, ठीक है, ये मगध वाला क्या है, भुक्ति या भोगा है। तो इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसको आप अभी के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। उस टाइम पे क्या बोला जाता था, विषया बोला जाता था। तो विषया के जो हेड होते थे उनको बोलते थे विषयपति या आयुक्ता। ये ध्यान में रखेंगे। जैसे अभी अभी अगर प्रोविंस के हेड की बात करें, प्रोविंस मीन्स बेसिकली अभी जो स्टेट होते हैं उनको उस टाइम पे प्रोविंस आप सिंपली ले सकते हो। तो उसके हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर है। तो उस टाइम पे इसी तरीके के हर एक जो यूनिट थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इसलिए बोल रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए छोटा छोटा यूनिट बनाया जाता था, क्योंकि एक बंदा पूरे एरिया पे रूल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो राजा तो मेन था ही, बट उसके अंदर जो है बहुत सारे लोग होंगे जो हर एक एरिया में रूल कर रहे होंगे, बट राजा के अंडर ही होंगे, ठीक है। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट में जो है दो एरिया हो सकता है जो थोड़ा डेवलप था, जिसको सिटी आप बोल सकते हो, उसको बोलते थे विथिका या नगर। और उसके जो हेड होते थे उनको बोलते थे नगरपति या पुरापाला। उसी तरीके से अगर गांव वाला एरिया है तो उसको ग्राम बोलेंगे, ठीक है। और उसके जो हेड होंगे वो ग्रामपति, सॉरी ग्रामपति बोल रहा हूँ, ग्रामिका होंगे, ठीक है। इस तरीके से चार एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे, जिसमें सबसे बड़ा क्या है, भुक्ति या भोगा, प्रोविंस को समझ सकते हो सिंपल तरीके से। तो वो कितने थे, तो एक तो मगधा था ही, जहाँ पे राजा का महल था, राजा था, ठीक है। तो ये मेन हो गया प्रोविंस या भुक्ति भोगा, जो भी बोलो आप। उसके अलावा वर्धमान था, ठीक है, पुंद्रावर्धना, फिर तीर भुक्ति था, ईस्ट मालवा, वेस्टर्न मालवा, मीन्स ईस्टर्न मालवा, वेस्टर्न मालवा, ये अलग था, और सौराष्ट्र। तो ये सात जो है, टोटल सात हो गए। एक तो मगधा हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। तो सात जो है वो प्रोविंस हुआ करते थे, जिसको उस टाइम पे प्रोविंस नहीं बोलते थे, भुक्ति या भोगा बोलते थे, ध्यान में रखेंगे। भुक्ति भोगा को फिर अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते थे, जिसको विषया बोलते थे, उसके हेड विषयपति हो गए। और फिर विषया में जो है वो भी अगर सिटी वाला एरिया है तो उसको विथिका या नगर बोलते थे, उसके जो हेड थे नगरपति या पुरापाला। और गांव वाला रीजन हो गया तो ग्राम बोलते थे, उसके हेड थे ग्रामिका। ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे जो है हर एक प्रोविंस का यही था, हर एक प्रोविंस जो है वो विषया में डिवाइड था, मीन्स हर एक भुक्ति या भोगा वो विषया में डिवाइड था। फिर विषया जो है वो या तो विथिका या फिर ग्राम में जो है वो डिवाइड था, ठीक है। वो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कि कैसा है, अभी भी क्या है, कुछ शहर हैं कुछ गांव हैं, तो वो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाता है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जैसे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो एक काउंसिल के द्वारा जो है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है संभाला जाता था, जिसको क्या बोलते थे, पौरा, ठीक है। सिटी जो है वो पौरा के द्वारा संभाला जाता था। पौरा बेसिकली काउंसिल है, ग्रुप ऑफ पीपुल बोल सकते हो। तो उसमें कौन कौन आते थे जो पूरे सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, तो एक तो प्रेसिडेंट ऑफ सिटी कॉरपोरेशन, उसके अलावा चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गिल्ड ऑफ मर्चेंट, मर्चेंट का जो ग्रुप होता था, गिल्ड
सिंपली वो लोग एक ग्रुप बनाते थे, अलग अलग पर्पस होता था उसका। तो उसके जो हेड होते थे वो होते थे पौरा में, पौरा के मेंबर होते थे। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्टिसंस, आर्टिसंस जो होते थे उसके जो मेन होते थे, मैं उनके द्वारा जो चुना जाता था बंदा, वो भी क्या होता था, पौरा का एक मेंबर होता था। और चीफ अकाउंटेंट होता। तो ये सब जो है वो मेंबर हो गए पौरा के, काउंसिल बोल सकते हो आप या ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हो, जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे थे। तो इस तरीके से अगर मौर्याज के टाइम पे देखो तो मौर्याज के टाइम पे क्या था, ये जो सिटी कमेटी है जो रूल कर रहे हैं सिटी को, ये मौर्याज खुद मीन्स जो राजा थे वो खुद अपॉइंट करके भेजते थे। बट गुप्ता के टाइम पे क्या था कि वहाँ जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे, जो पावरफुल था, ठीक है, उसी को बोलते थे कि ठीक है तुम संभाल लो। तो ऐसा नहीं कि खुद से अपॉइंट करके कि हाँ कैपेबिलिटी देखो, ये देखो, वो देखो। अगर कोई बंदा किसी सिटी में है, वो लॉयल है राजा को लेकर के, तो और पावरफुल है, तो बोलेंगे कि तुम ही संभाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से अगर समझे तो आप ये समझो कि डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसेंट्रलाइज था। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुद से ऐसा नहीं कि अपना बंदा चुन के भेज रहे हैं, वहाँ जो ऑलरेडी है उसी को बोल दे रहे हैं कि तुम रूल करो। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल है और आपके लिए लॉयल है, इसलिए आप उसको चुन चुन के उसको बोल दे रहे हो कि आप ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है संभालो वहाँ का पर्टिकुलर एरिया का। तो ये गुप्ता के टाइम पे देखने को मिला। तो इस तरीके से अगर देखें तो ऑब्वियसली किसी को अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में रूल करना है, ठीक है, तो राजा के प्रति क्या होगा, लॉयल होगा, राजा को, राजा का चापलूसी करेगा। तो इस तरीके से ग्राम का जो हेड था, ग्रामिका, वो इम्पोर्टेंट बन गया। इवन आप देखो कि अलग अलग पार्ट में भी सारे लोग जो है थोड़ा थोड़ा जो है थोड़ा लॉयल्टी दिखाते थे और क्या करते थे, अपना पावर का मिस यूज करते थे। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हाईली डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला गुप्ता के टाइम पे। उसके अलावा अगर गुप्ता के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये फ्यूडल कैरेक्टर का था। फ्यूडल कैरेक्टर का क्या मतलब है, हालांकि इसके पास भी गुप्ता के टाइम पे भी लार्ज आर्मी था, जैसे मौर्याज के टाइम पे भी लार्ज आर्मी था, तो वो क्या करते थे, बड़े आर्मी को वो सैलरी देते थे, ठीक है, सैलरी देते थे, महल में वो रहता था। बट गुप्ता के टाइम पे ऐसा नहीं था, गुप्ता पीरियड में ऐसा नहीं था। वो मिलिट्री को क्या करते थे, वो फ्यूडल मीन्स जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई बंदा जो पावरफुल है, ठीक है, फ्यूडल मतलब हाँ सिंपली कह सकते हो, तो वो बंदा प्रोवाइड करता था बंदे को, ठीक है। जैसे मान लो सिंपल सा चीज़ है कि एक पर्टिकुलर एरिया है ये, यहाँ पे राजा को जो है, ये राजा है मान लो, ये राजा को ज़रूरत है लड़ाई में कुछ आर्मी का, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, इस एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है राजा के लिए, मैं अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि क्या करते थे, जो एरिया में पावरफुल कोई है और वो लॉयल है राजा के प्रति, तो उसको बोलते थे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालो। तो यहाँ का जो बंदा है, ठीक है, जो इस एरिया को संभाल रहा है, उसको राजा बोलेगा कि आप कुछ बंदे को भेजो, क्योंकि मुझे लड़ाई करनी है, आर्मी में लोगों की ज़रूरत है, तो ये बंदा भेजेगा, ठीक है। तो इस टाइप का कैरेक्टर था, ऐसा नहीं कि हाँ उसको सैलरी दे रहे हैं, रख रहे हैं, नहीं। वो क्या बोलेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे इतने लोगों की ज़रूरत है, आप भेजो। तो वो क्या करेंगे, अपने एरिया में जो जो लोग होंगे, जो जो उसके अंडर होंगे, उसको भेज देंगे कि जाओ, राजा को जो है ज़रूरत है, आर्मी में युद्ध होने वाला है, ज़रूरत है। इस तरीके से जो है ये मैनेज किया जाता था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसलिए इसको फ्यूडल कैरेक्टर का बोलेंगे। मीन्स हर एक सामंत जो था, हर एक जो बंदा था अलग अलग एरिया में, उसी से मंगवा लेते थे जब ज़रूरत पड़ती थी। आर्मी हालांकि बड़ा था, ठीक है, आर्मी गुप्ता के टाइम पे भी बड़ी आर्मी थी, ये ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं कि छोटा आर्मी था। तो ये था अबाउट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। सिविल और क्रिमिनल लॉ जो है इसको भी अलग किया गया गुप्ता के टाइम पे, पहले दोनों मर्ज था। सिविल लॉ सिंपली वैसा लॉ जो ऐसे केस से रिलेटेड, लाइक ज़मीन से रिलेटेड कोई केस है या फैमिली मैटर है, तो उस तरह के जो हैं उस तरह के जो इशू हैं, उस तरह के जो समस्या है, उसके लिए सिविल लॉ होता है। और क्रिमिनल लॉ क्या हो गया, मर्डर से रिलेटेड जो लॉ हो गया, मर्डर से रिलेटेड वो सारे क्रिमिनल लॉ, तो इसको डिमार्केट किया गया, अलग अलग किया गया। किंग्स जो है वो मेनली डिपेंड थे लैंड रेवेन्यू पे, लैंड जो है वो लेते थे 1/4 टू 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। तो टैक्स के फॉर्म में जो है जो भी प्रोड्यूस हो रहा था ज़मीन पे, उसका 1/4 से 1/6 लिया जाता था राजा के द्वारा, और ये इनका मेन सोर्स था, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा सेना भत्ता जो है लिया जाता था, जो कंट्री साइड एरिया था, मतलब रिमोट एरिया या गांव वाला एरिया जो हो गया, वहाँ पे अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में, जैसे मान लो यहाँ पे लड़ने के लिए सेना यहाँ से चली,
ठीक है। सेना यहाँ से चली और इस रीजन में क्या पड़ रहा है, ये काफ़ी इंटीरियर एरिया है, मतलब गांव वाला रीजन है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे सेना को रुकने की ज़रूरत हुई, ठीक है, तो उसके लिए व्यवस्था तो होगा नहीं। जैसे शहर वाला एरिया है तो चलो वहाँ पे मिल जाएगा चीज़ कोई भी, जैसे खाने के लिए या फिर रहने के लिए। लेकिन अगर गांव की बात करें तो सुविधा तो नहीं होगा सही। इसलिए क्या होता था कि जब भी गुप्ता का ये था कि जब भी कोई लड़ाई के लिए सेना अगर जा रहा है किसी पार्टिकुलर रीजन में और किसी गांव में रुकना पड़ा, तो उस गांव के लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनको खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, ये सारा करना होगा। और इसी को क्या बोलते थे, सेना भत्ता बोलते थे। तो सेना भत्ता एक तरह का टैक्स ही हो गया, जिसमें क्या होता था, से जो भी आर्मी होती थी राजा का, अगर वो जा रही है और रास्ते में किसी पर्टिकुलर विलेज में लोग, मतलब पर्टिकुलर विलेज में उसको रुकना पड़ा, तो लोगों को क्या करना पड़ता था, वो आर्मी का सेवा करना पड़ता था, मतलब फीडिंग करना, मतलब खाना खिलाना, रहने का व्यवस्था करना, ये सारा चीज़, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होता था वो पूरा करते थे, जिसको सेना भत्ता में बोला जाता था। इसके अलावा विष्टी होता था। विष्टी का क्या मतलब, एक तरह का फोर्स लेबर है। जैसे रॉयल आर्मी हो गई, मिस गुप्ता टाइम पे जो आर्मी थी या ऑफिशियल्स हो गए, उसके सेवा के लिए जो लोगों को ज़बरदस्ती रखा जाता था कि नहीं आपको सेवा करना है इनका, जो भी ऑफिसर्स हैं या जो भी आर्मी के मेंबर हैं, उनको उनका सेवा जो है आपको करना है। तो एक तरीके का फोर्स लेबर था, उसी को क्या बोलते थे, विष्टी बोलते थे। ये कुछ टर्म है जो ध्यान में रखना है, आपको पूछ लिया जाता है। इसके अलावा लैंड टैक्स जो है, लैंड ग्रांट जो है वो देखने को मिला, ठीक है। तो लैंड ग्रांट्स में क्या था, एक तो अग्रहारा। अग्रहारा क्या था, ये ब्राह्मण्स को, ओनली ब्राह्मण्स के लिए था। वो क्या करते थे, जमीन जो है ब्राह्मण को दे देते थे, दिया जाता था रॉयल लोगों के द्वारा या ऑफिशियल्स के द्वारा, या सिंपली कह सकते हो राजा के द्वारा, जो कि टैक्स फ्री होता था जनरली। अभी हम लोग देखे जस्ट कुछ स्लाइड पहले, आई थिंक पिछले स्लाइड या उससे पहले स्लाइड में, कि क्या करना होता था, 1/4 टू 1/6 जो है प्रोड्यूस देना पड़ता था राजा को। बट अगर ये लैंड ग्रांट्स दिया जा रहा है, मीन्स अग्रहारा ग्रांट्स दिया जा रहा है, तो उसमें क्या है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कुछ प्रोड्यूस का कुछ आपको देना नहीं है, बेसिकली पूरा लैंड आपको दे दिया जा रहा है एक तरीके से गिफ्ट के तौर पे। तो अग्रहारा ग्रांट्स क्या था, सिर्फ ब्राह्मण्स को देते थे और वो टैक्स फ्री हो जाता था। जैसे ब्राह्मण को दे दिया कि चलो भाई तुम्हारा हुआ, तुमको टैक्स नहीं देना है, प्रोड्यूस नहीं देना है, अपना रखो और उससे जो भी इनकम होता है वो जनरेट करो, खाओ पियो, ठीक है। इसके अलावा देव देवा ग्रहरा ग्रांट जो था, ये ऑफिसर्स को दिया जाता था। तो ऑफिसर्स को क्यों दे देते, तो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मिलिट्री सर्विस के लिए। जैसे मिलिट्री में कोई बंदा है तो उसको सैलरी ना दे करके बोलेंगे कि ये ज़मीन तुम रख लो, ये इसी से जो इनकम होगा वो तुम अपना खाओ पियो रहो, और आर्मी में जो है सर्व करो, ठीक है। उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का भी सेम तरीका है। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बंदा वर्क कर रहा है तो उसको सैलरी ना दे करके क्या करना है, अगर ज़मीन दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, देव ग्रहरा ग्रांट्स, ठीक है। इसके अलावा लैंड ग्रांट्स में ट्रांसफ़र ऑफ रॉयल राइट्स भी होते थे। जैसे कोई लैंड दिया जा रहा है तो उसमें अगर सॉल्ट है, मतलब सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है या माइनिंग हो रहा है, माइंस कुछ कोई जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट जो है निकल रहा है, या कोई भी मिनरल, सॉरी कोई भी मिनरल निकल रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, वो बेसिकली उसका भी राइट दे दिया जाता था, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या होता था उस टाइम पे, राजा के अंडर ही मोनोपोली होता था माइनिंग का या फिर सॉल्ट का। मीन सॉल्ट जो है या फिर माइंस, ये राजा के अंडर ही होता था। बट कभी कभी लैंड ग्रांट अगर किसी को दे रहे हैं और उस लैंड में माइनिंग हो रहा है, कुछ मिनरल निकल रहा है, तो वो भी जो है दे दिया जाता था, ठीक है। तो ये देखने को मिला गुप्ता के टाइम पे। बट मौर्याज के टाइम पे क्या था, मौर्याज के टाइम पे मेनली मोनोपोली होता था। ऐसा कभी नहीं करते थे कि हाँ भाई ये ज़मीन तुमको दे रहे हैं, इसमें माइनिंग हुआ तो तुम्हारा। लेकिन गुप्ता के टाइम पे ऐसा नहीं था। गुप्ता के टाइम पे क्या था कि लैंड अगर दे रहे हैं, उसमें मिनरल निकल रहा है, तो वो भी तुम्हारा, ऐसा राइट दे देते थे, ठीक है। तो गुप्ता के टाइम पे ये चीज़ था। मौर्याज के टाइम पे मोनोपोली था, मीन्स राजा के अलावा कोई भी सॉल्ट और माइनिंग वगैरह पे अधिकार नहीं होगा, किसी का नहीं, ठीक है। अब सोसाइटी पे आते हैं। सोसाइटी की बात करें तो कास्ट कास्ट सिस्टम किस तरीके का था, तो वर्ना सिस्टम था, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज होने लगा। तो वर्ना सिस्टम में क्या, आपको पता है, ब्राह्मण से क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार जो है वर्ण है। और इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला। क्यों चेंजेस देखने को मिला, तो नंबर ऑफ फॉरेनर्स जो है वो धीरे धीरे आकर के इंडियन सोसाइटी में बसने लगी, तो उनको क्षत्रिय का जो है दर्जा दे दिया गया, क्षत्रिय बना दिया गया। इसके अलावा कुछ ट्राइब पीपुल जो है,
ट्राइबल पीपुल जो है वो धीरे धीरे ब्राह्मण सोसाइटी में, ब्राह्मणिकल सोसाइटी में जो है वो एंट्री कर गए। कैसे? तो लैंड ग्रांट्स के थ्रू, ठीक है। उनको लैंड ग्रांट्स मिल जाता था, कभी कभी लैंड मिलता था, तो वो ब्राह्मण के कैटेगरी में जो है वो एंट्री करने लगे। इसके अलावा कुछ जो है वो शूद्राज में एंट्री कर गए, ठीक है। गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन, ये जो है ट्रांसफॉर्म कर गए कास्ट में, क्योंकि पहले जो है धीरे धीरे ट्रेड जो है वो डिक्लाइन करने लगा, तो इस कारण से वो एंट्री कर गए किस में, तो वो भी कास्ट में आ गए, ठीक है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में कुछ वर्ना में लोग का एडिशन हुआ, ठीक है। इस तरीके को देखने को मिला कि वर्ना सिस्टम में जो है लोगों की एंट्री होने लगी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है राइटिंग में। चलो आगे देखते हैं। कास्ट सिस्टम में जो है आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि शूद्रास जो थे उनका पोजीशन थोड़ा सा पोजीशन में जो है चेंजेस देखने को मिला, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। पहले क्या था, शूद्रास को परमिशन नहीं थी कि कोई भी वो भगवान का पूजा करे, लेकिन इस टाइम पे, गुप्ताज के टाइम पे क्या हुआ कि उनको परमिशन मिल गया कि इपिक्स जो हैं जैसे रामायण महाभारत उसको आप सुन सकते हैं, पुराना सुन सकते हैं, और वर्शिप के लिए भी एक भगवान उनको मिल गया। वो कौन थे? कृष्णा थे। तो कृष्णा जो है उनको वर्शिप आप कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है जो शूद्रास थे उनको भगवान वगैरह का पूजा नहीं करना है, उनके बारे में कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है, एपिक वगैरह सुनाया जा रहा है, रामायण महाभारत कहीं चल रहा है या आवाज़ आ रहा है, तो उसको सुनना नहीं है, ये चीज़ था, ठीक है। लेकिन गुप्ता के टाइम पे ये परमिशन जो है मिल गया। इसके अलावा थर्ड सेंचुरी के अराउंड अगर आप देखो तो अनटचेबिलिटी भी देखने को मिला। अनटचेबिलिटी क्या होता है कि किसी बंदे के द्वारा अगर आपको छू दिया जाता है तो आप गलत समझते हो, आप बुरा समझते हो, तो उसी को बोलते हैं अनटचेबिलिटी, ठीक है। मतलब किसी को पूरा साइड कर देना, बोलना कि नहीं तुम गलत हो, तुम क्या बोलेंगे, तुम अगर तुम टच करते हो तो मैं गंदा हो जाऊंगा, तो इस तरीके का अनटचेबिलिटी कहलाता था। एक स्मृति राइटर थे जिनका नाम था कत्यायना। तो कत्यायना जो है इसी टाइम पे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे ही फर्स्ट टाइम यूज करते हैं अनटचेबल्स, ठीक है। तो अनटचेबल जो है इसके बारे में जो है वो बताते हैं। अस्परस्य, वो वर्ड यूज करते हैं जिसका मतलब होता है अनटचेबल, मतलब वो जो मतलब बेसिकली जो छूने के योग ना हो, टच करने के योग ना हो, वो अनटचेबल कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा मानते थे कि अगर वो छू देता है तो गंदा हो जाएगा आदमी, या किसी पार्टिकुलर, जैसे ये लेडी है, ठीक है, ये अनटचेबल में आ रही है, तो ये क्या होगा, जो पब्लिक कुछ भी चीज़ है जैसे कुआं हो गया, तो उससे बाकी लोग पानी पी रहे हैं तो ये नहीं पिएगी। अगर ये गलती से भी वहाँ पे चली गई तो वो लोग समझेंगे कि, मान लो जैसे इसने पानी निकाला पी लिया, तो लोग समझेंगे कि ये कुआं जो है अब गंदा हो गया, अब इससे नहीं पी सकते। तो ये चीज़ बोला जाता था। अनटचेबल्स को बोलते थे कि जब भी कहीं से गुजरो तो कुछ ना कुछ आवाज़ ऐसा निकलना चाहिए ताकि पता चल जाए कि तुम अनटचेबल हो, और हम लोग अपने अपने घर में तुमको देखना भी पसंद नहीं करेंगे, छूना तो दूर की बात है। इस तरीके का कुछ देखने को मिला था इस टाइम पे गुप्ता के पीरियड में, ठीक है। अब सोसाइटी में आगे बढ़ते हैं, विमेंस के बारे में देख लेते हैं। विमेन की अगर बात करें तो इनका जो कंडीशन था, सिचुएशन था, वो धीरे धीरे और ख़राब हो गया, ठीक है। पॉलीगैमी जो है ये देखने को मिला। पॉलीगैमी का क्या मतलब है? एक बंदा अगर दो या दो से ज़्यादा वाइफ रखता है तो उसको पॉलीगैमी बोलते हैं, ठीक है। और अगर सिंगल वाइफ रखता है तो मोनोगैमी हो गया। तो पॉलीगैमी देखने को मिला, मतलब दो या दो से ज़्यादा भी शादी कर रहे थे उस टाइम पे लोग, ये कॉमन हो गया था। हालांकि आइडियल तो मोनोगैमी ही होगा, बट पॉलीगैमी जो है वो कॉमन हो गया था। लोग शादी करते थे दो या दो से ज़्यादा लड़कियों से, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा वाइफ होती थी। इसके अलावा प्री प्यूबर्टी मैरिज होने लगा, मतलब प्यूबर्टी से पहले। प्यूबर्टी क्या होता है? एक डेवलपमेंट होता है गर्ल्स में, जिसमें क्या होता है, मैच्योर हो जाते हैं, मतलब जिसके बाद आप रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब फीमेल की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की बात कर रहा हूँ। तो उससे पहले कर देते थे, मतलब डेवलपमेंट शरीर का हुआ नहीं, छोटे में शादी जो है वो करना चालू कर देते थे। ये चीज़ देखने को मिला। इसके अलावा एरन इंस्क्रिप्शन है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये भानुगुप्ता का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये 510 AD का है। तो इसमें जो है सती के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है सती के बारे में इसमें लिखा हुआ है। सती क्या होता है कि अगर पति पत्नी है और पति का डेथ हो जाता है किसी कारण से, तो पत्नी को क्या करते हैं, पति के साथ ही जला देते हैं, तो उसको सती बोला जाता है। जैसे पति जिस चिता पे जलेगा उसी पे वाइफ को भी बैठा दिया जाएगा, पत्नी को भी बैठा दिया जाएगा, इसको सती बोलते हैं। तो ये जो है एरन जो इंस्क्रिप्शन है इसमें इसका मेंशन देखने को मिला है, फर्स्ट टाइम सती के बारे में इसी में मिला है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
वीमेंस जो है उनके पास कोई राइट नहीं था। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो एक बंदा है, उसकी एक बेटी है, ठीक है, और एक बेटा है। तो बेटा को जो है वो प्रॉपर्टी मिलेगा, बट बेटी को नहीं मिलेगा। तो बेटी को जो है कुछ राइट ऐसा नहीं था। हाँ, उनके पास जो भी गहना वगैरह था, जिसको स्त्री धन बोल सकते हैं, स्त्री धन जो है उसी पे सिर्फ राइट होता था। तो या तो गहना हो गया या गारमेंट्स, मतलब कपड़ा वगैरह जो भी उनका है, वो उन पे अधिकार होता था। इसके अलावा ऐसा नहीं कि ज़मीन वगैरह या कोई और भी चीज़ जो फादर का है वो बेटी का नहीं होता था। मतलब इस तरीके का था। विमेन को कोई भी राइट से डिनाई किया जाता था एक्सेप्ट स्त्री धन। ठीक है, स्त्री धन में बता चुका हूँ, ज्वेलरी और कपड़ा। ठीक है, अब रिलीजन की बात कर लेते हैं। तो रिलीजन की अगर बात करें तो इस टाइम पे वैष्णविज्म जो है वो पॉपुलर हो गया। वैष्णविज्म का क्या मतलब है? विष्णु की पूजा। तो विष्णु की पूजा लोग ज़्यादा करते थे, ये कॉमन हो गया। ये देखने को मिला गुप्ता पीरियड के टाइम पे। इसके अलावा गॉड्स को जो है, भगवान को जो है, वो यूनियन में दिखाया जाने लगा उनके उनके पार्टनर के साथ। जैसे लक्ष्मी को जो है वो विष्णु के साथ दिखाया जाने लगा, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें कि विष्णु जो है वो लेटे हुए हैं और वाइफ है। तो यूनियन में दिखाया जाने लगा, पति पत्नी को साथ में दिखाया जाने लगा। इसके अलावा पार्वती को जो है वो शिवा के साथ एसोसिएट किया गया। तो इससे पहले ऐसा नहीं था कि हाँ पति पत्नी करके ऐसा दिखा रहे हैं एक यूनियन में। एक इस तरीके का फिगर जो है, इस तरीके का मूर्ति जो है नहीं देखने को मिला, बट गुप्ता के टाइम पे ये चीज़ देखने को मिला। इसके अलावा वज्रयान जो है, बुद्धिस्ट का अलग अलग जो है वो को पैटर्न देखने को मिलेगा, सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें से वज्रयान जो है वो इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा इवॉल्व हो गया। वज्रयान रिलेटेड था तांत्रिक कल्ट से, मतलब जादू टोना ये सब पे बेस्ड था। इसके अलावा हीनयान, महायान ये भी था बुद्धिज्म का एक पार्ट, बट वज्रयान जो था वो रिलेटेड था तंत्रिका कल्ट से, मतलब जादू टोना से। तो ये वाला इवॉल्व हो गया गुप्ता के टाइम पे। मतलब ज़्यादा लोग जो है इसको फॉलो करने लगे, बुद्धिस्ट जो थे वो वज्रयान को फॉलो करने लगे। मतलब वो ये जादू टोना पे विश्वास करते थे बेसिकली। इसके अलावा आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा जो है कॉमन हो गया हिंदू के वर्शिप में, हिंदू की पूजा में वो मूर्ति के पूजा जो है वो ज़्यादा करने लगे। इससे पहले कम था, इस टाइम पे कॉमन हो गया, ज़्यादातर लोग करने लगे। अब इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में लैंड जो है, इनके बारे में अगर देखें तो लैंड बेसिकली क्या होता था, ओन किया जाता था राजा के द्वारा। ठीक है, स्टेट के द्वारा ओन किया जाता था, मेनली राजा का उस पे जो है अधिकार होता था। तो ऑनरशिप ऑफ लैंड जो है वो था किसके? राजा के अंडर था। और ये चीज़ कहाँ देखने को मिलता है? तो पहाड़पुर, यहाँ पे पहाड़पुर होगा, पहाड़पुर लिखा है। पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसका है? बुद्धगुप्त का। तो इससे ये क्लियर होता है कि लैंड जो था उसके ऑनर मेनली क्या था? स्टेट था। उसके ऑनर मेनली कौन थे? राजा थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा 5 ग्रुप्स में जो है लैंड को क्लासीफाई कर सकते हैं, उस टाइम पे क्लासीफाई किया गया था। तो किस तरीके से? तो कुछ इस तरीके से था कि क्षेत्र भूमि उसको बोलते थे जहाँ पे खेती होती है, जो कल्टिवेबल लैंड है जहाँ पे खेती कर सकते हैं, उसको क्षेत्र भूमि बोलते थे। फिर खिला, जो वेस्ट लैंड है, जो बेकार लैंड है, बंजर ज़मीन है, उसको खिला बोलते थे। वास्तु भूमि वो भूमि कहलाता था जहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, घर बनाए हुए हैं तो उसको वास्तु भूमि बोलते हैं। अभी आप सुनते हो गए वास्तु ये ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, तो ऐसा ही कुछ आप उस टाइम पे देखने को मिला। जो जहाँ लोग रहते थे उसको वास्तु भूमि कहते थे, जो बंजर था उसको बोलते थे कि खिला भूमि जो है। उसके अलावा जो जिस पे खेती होती थी उसको क्षेत्र भूमि बोलते थे। फिर अगर चारागाह भूमि की बात करें तो वही पास्चर लैंड हो गया, मतलब जहाँ पे चारागाह के लिए यूज किया जाता था वो ज़मीन, मतलब पशु को जो है वहाँ पे चराते थे। तो ये हो गया चारागाह भूमि। उसके अलावा अपरहत भूमि, अपरहत भूमि वो था जहाँ पे जंगल था, ठीक है, फॉरेस्ट था, उसको बोलते थे अपरहत भूमि। तो ये 5 टाइम में उस टाइम पे जमीन को डिवाइड किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्ता पीरियड में लैंड सर्वे भी देखने को मिला है। लैंड सर्वे जो है इसका एविडेंस कहाँ से मिला है? तो पूना प्लेट ऑफ पार्वती गुप्ता। ठीक है, ये देख रहे हो, हालांकि इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पता भी नहीं चलेगा, कुछ दिख भी नहीं रहा है, बट आपको ध्यान में रखना है कि पूना प्लेट ऑफ पार्वती गुप्ता जो है इसमें मेंशन है अबाउट लैंड सर्वे, कि लैंड सर्वे भी होता था। सिंपल सा चीज़ है, सर्वे होता होगा तभी तो अलग अलग टाइप का लैंड को क्लासीफाई किया गया था, ग्रुप में किया गया था कि ये क्षेत्र लैंड है, ये खिला लैंड है, ठीक है, ये वास्तु लैंड है। तो इस तरीके से लैंड सर्वे जो है उस टाइम पे होता था, गुप्ता के टाइम पे, ये भी ध्यान में रखेंगे। और लैंड का रिकॉर्ड जो मेंटेन करता था राजा जो है, किसी न किसी बंदे को तो अपॉइंट करेगा ना कि आप लैंड के बारे में, जितना ज़मीन है उसके बारे में पूरा
इंफॉर्मेशन रखो, उसको बोलते थे पुस्तपाला। तो पुस्तपाला किससे रिलेटेड था? लैंड रिकॉर्ड को रखने के लिए था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ लैंड से रिलेटेड, वो सारा इन्फॉर्मेशन रखता था। इकोनॉमी में अब टैक्स देख लेते हैं। टैक्स की बात करें तो अलग अलग टाइप का टैक्स था, जैसे भागा। तो भागा का मतलब क्या था कि हर एक जो भी किसान है, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले भी देखा था हम लोगों ने कि लोगों को क्या होता था, राजा का जो मेन सोर्स था वो क्या था कि लैंड का जो प्रोड्यूस था उसका 1/4 या फिर 1/6 दिया जाता था राजा को। जो भी जमीन, जैसे मान लो सिंपल सा अगर यहाँ पे देखें कि 1/6 जो है किसी फार्मर को देना है, किसको? राजा को देना है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये जमीन है और ये किसान का है, ठीक है। तो 1/6 इसका देना है, तो जैसे इसको आप 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। अब ये पूरे एरिया में जितना भी अनाज हो रहा है उसमें से 1/6, तो 6 पार्ट में से एक वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो भी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो किसके पास जाएगा? वो राजा को भेजा जाएगा, ठीक है। ये आपको देना ही है, एज ए टैक्स वो दिया जाता था। और इसको क्या बोलते थे? भागा, ठीक है। हिंदी में भाग बोल सकते हो और इंग्लिश में भागा लिखाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा टैक्स जो है वो भोगा है। भोगा का क्या मतलब है कि जो टाइम टू टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद आपको क्या करना है, राजा के पास फ्रूट्स, फायरवुड, फायरवुड वही लकड़ी जो जलाने के लिए होता है, फ्लावर्स, ये सब जो है भेजना है, राजा को भेजना है। इसको बोलते थे भोगा, मतलब भेजना ही है, ठीक है। ये चीज़ भोगा कहलाता था, भोगा टैक्स। ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बलि, तो बलि जो है शुरू शुरू में तो ऐसा था कि आपको ऑफर करना है राजा को, एज ए गिफ्ट देना है। मीन्स आपको इच्छा है तो आप खुश होकर के दे दिए, या राजा साहब के लिए। जैसे मान लो आप खेती किया आपने और कुछ अच्छा जो है, मतलब आपका उपज गया, ठीक है, तो आप कुछ ऑफर करना चाहते हो, या आपकी बेटी की शादी है, ठीक है, कुछ भी है, तो आप खुश होकर के कुछ ऑफर जो है, कुछ गिफ्ट जो है राजा को दे रहे हो, तो उसको बलि बोलते थे पहले, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ कि ये कंपलसरी हो गया। राजा बोला कि भाई देना ही है, नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होगी। फिर जो है ये क्या हो गया, बाद में नेसेसरी हो गया, कंपलसरी हो गया। मतलब आपको देना ही है। गिफ्ट पहले शुरू में तो राजा को आदत लग गया। ऐसा ही होता है, कभी कभी आप किसी को कुछ लगातार दे रहे हो, मान लो कि मान ही रहे हो किसी को, और कुछ टाइम बाद मानना छोड़ दोगे तो लोल पुला देगा कि भाई अब मानना कम क्यों कर दिया। या कुछ दे रहे हो, खर्चा कर रहे हो दोस्तों पे, कम कर दोगे तो बोलेगा आजकल कम क्यों कर दिया खर्चा, अब तो करना ही पड़ेगा। तो शुरू शुरू में ये क्या था, बलि जो है वो अपने मन पे था, इच्छा पे था। बाद में इसको नेसेसरी कर दिया गया कि नहीं भाई देना ही है, कंपलसरी हो गया, ठीक है। ये जो है एक एडिशनल ऑपरेसिव टैक्स हो गया, मतलब ज़बरदस्ती जो है आपको देना है, एक एक्स्ट्रा टैक्स। इसको बाद में बलि जो है वो बन गया, बलि टैक्स ही है, ठीक है। बलि ऐसे सुनते होगे आप, किसी का बलि चढ़ गया, तो वो भी एक तरह का ऑफरिंग ही था। जैसे मान लो बंदा खुश होकर के कोई अपना बकरी जो है वो राजा को दे दिया, तो उसको बलि उस टाइम पे। अभी भी हम लोग क्या करते हैं, ऑफर करते हैं भगवान को। अभी तो उतना नहीं है, बट ये किया जाता है कहीं कहीं पे, तो उसको बलि ही बोलते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ऊपरी कर, ऊपरी कर जो है एक तरह का टैक्स है जो कि सारे सब्जेक्ट पे लगता है, एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। मतलब ये सब के अलावा सारे सामान पे जो है एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, ठीक है। ये सारा जो है अबाउट टैक्सेस। फिर क्वाइंस की अगर बात करें तो गुप्ता के टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड क्वाइंस जो है इशू किया गया था। अब आप बोलोगे तो कुषाण के टाइम पे हुआ था, तो हाँ कुषाण के टाइम पे हुआ था, बट कुषाण के टाइम पे जो गोल्ड था वो प्योर था, ठीक है। मतलब गुप्ता के कंपैरिजन में प्योर गोल्ड था, बट गुप्ता के टाइम पे जो कॉइन्स इशू किए गए थे वो उतने प्योर नहीं थे जितना कुषाण के टाइम पे था। तो लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स की अगर बात पूछे कि किस टाइम पे इशू किया गया था, तो गुप्ता के टाइम पे। बट प्योर गोल्ड की अगर बात करें तो वो कुषाण के टाइम पे, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा सिल्वर कॉइन्स भी जो है वो इशू किए गए थे। वो किस लिए थे? तो लोकल एक्सचेंज के लिए, जो लोगों के लिए था, जो कॉमन लोग थे उनके लिए सिल्वर का जो कॉइन था उसको भी इशू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कॉपर कॉइन्स की अगर बात करें तो बहुत कम था। कॉपर कॉइन्स जो है बहुत कम नंबर में देखने को मिला कुषाण के कंपेरिजन में। इससे क्या पता चलता है कि जो कॉमन लोग थे, ठीक है, वो ज़्यादातर मनी पे डिपेंड नहीं करते थे, ठीक है, वो अपना बार्टर सिस्टम से काम चला लेते होंगे। तो ये चीज़ देखने को मिला, क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर थोड़ा सा कम कीमती है इन कंपेरिजन टू गोल्ड सिल्वर। तो ये कॉपर कम देखने को मिला। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉमन लोग जो है वो मनी से उतना मतलब रखते नहीं थे, उसके टच में नहीं थे। वो अपना दूसरा सिस्टम, जैसे बार्टर सिस्टम में क्या होता है, सामान को दे करके सामान लेना, इस तरीके का कुछ जो है वो अपनाते थे, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। ट्रेड की अगर बात करें तो ट्रेड इस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है वो डिक्लाइन कर गया।
जो लंबे दूरी का जो ट्रेड था वो डिक्लाइन कर गया। इसके अलावा रोमन्स एम्पायर के साथ जो ट्रेड हो रहा था वो भी डिक्लाइन कर गया। ये मतलब डिक्लिनेशन देखने को मिला ट्रेड के मैटर में। इंडियन मर्चेंट जो है वो ज़्यादातर जो है साउथ ईस्ट एशिया पे डिपेंड हो गया ट्रेड के लिए। इसके अलावा कुछ जो है कोस्ट हैं जो आपको देखने को मिलेगा उस टाइम पे। तो जैसे ताम्रलिप्ति, जस्ट अ सेकेंड में मैप में दिखा देता हूँ, देखो ताम्रलिप्ति, घंटासाला, कुंद्र ये क्या है, कंदूरा, ठीक है। ये सारा जो है ये आप देख सकते हो, ताम्रलिप्ति, घंटासाला, कंदूरा, ये किस साइड में है, तो ईस्टर्न साइड में, ठीक है। ये ईस्टर्न साइड में हो गया आपका, ये सारा पोर्ट जो है ईस्टर्न पोर्ट हो गया। तो इससे कहाँ ट्रेड होता था, तो इससे ट्रेड होता था साउथ ईस्ट एशिया के साइड, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो साउथ ईस्ट एशिया के साइड जो है वो जाएंगे। इसके अलावा भरूच, चौल, कल्याण, कैम्बे, ये सब जो था ये आपका वेस्टर्न कोस्ट पे था। और वेस्टर्न कोस्ट से जो है वो कहाँ होता था ट्रेड, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे। अच्छा, इधर मैप भी है, आप देख लो, इधर से जाएंगे तो ये साउथ ईस्ट एशिया में ये वाला रीजन में जो है ट्रेड होगा। और यहीं इस डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब ये वाला जो है ये आपका वेस्टर्न कोस्ट पे जो आपका पोर्ट हो गया ये सारा, भरूच, चौल वगैरह, कल्याण वगैरह। तो इससे इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इधर से लेकर के ऐसे ये रेड सी पड़ जाता है यहाँ पे। तो रेड सी के थ्रू जो है ये एंट्री करेंगे यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। हालांकि उस टाइम पे ऐसा एंट्री करने के लिए एरिया नहीं था, बट हाँ ऐसे भी जा सकते हैं। तो ऐसे कम चांस है, ऐसे जाएंगे तो यूरोप में इस तरीके से पहुंचेंगे। बट मेडिटेरेनियन सी और वेस्ट एशिया की बात हो रही है, तो वेस्ट एशिया ये वाला रीजन हो गया, तो इधर से जाएंगे तो वेस्ट एशिया ये वाला रीजन, इसमें ट्रेड करने के लिए फिर यहाँ रेड सी और इसके थ्रू फिर यहाँ पे थोड़ा सा रोड पड़ता है। अभी तो नहीं है, अभी तो खैर बना दिया गया है नैरो एरिया जिससे लोग जाते हैं, मतलब जहाज वगैरह जाता है तो मेडिटेरेनियन सी में। तो ऐसे सिंपली समझ सकते हो कि ट्रेड जो है इस तरीके से होता था। अब पोर्ट की अगर बात करें तो ये सारे पोर्ट जो हैं उस समय वर्किंग कंडीशन में थे, ठीक है। अब कल्चर पे आते हैं। कल्चर में भी आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो इस टाइम पे आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। ये आर्किटेक्चर में बहुत सारे आपको आर्किटेक्ट जो है देखने को मिलेंगे। बहुत सारे जो भी है उनको तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो एक तो रॉक कट केव्स देखने को मिले, दूसरा जो है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स देखने को मिला, इसके अलावा स्तूपास। तो ये सारे जो है गुप्ता पीरियड के टाइम के हैं। और गुप्ता पीरियड के टाइम के रॉक कट जो केव हैं उसमें आ जाता है अजंता ग्रुप ऑफ केव्स जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, एलोरा ग्रुप ऑफ केव्स जो कि जो वो भी महाराष्ट्र में है, और बाघ जो है ये हो गया आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। बाघ भी क्या है, एक रॉक कट केव है। तो ये हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो अगर अजंता ग्रुप ऑफ केव्स की अगर बात करें जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र ये स्टेट देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके का ये देखो ग्रुप ऑफ केव्स, इसमें बहुत सारा केव है, देख रहे हो। ये जनरली पहाड़ को कट करके बनाया जाता था। रॉक कट है तो रॉक ऑब्वियसली रॉक को कट करके बनाना, केव मतलब गुफा होता है, तो इस तरीके से बनाया जाता था। ये देख सकते हो, है तो काफ़ी अच्छा। ये जनरली बनाया जाता था कि बुद्धिस्ट लोग जो है उसको रहने के लिए रेनी सीजन वगैरह में या धूप ज़्यादा है तो उस टाइम पे रेस्ट वगैरह करने के लिए ये बनाते थे, ठीक है। तो ये हो गया अजंता ग्रुप ऑफ केव्स। इसमें अगर देखें तो कुछ पेंटिंग भी आपको देखने को मिलेगा। पेंटिंग जो है ये अजंता में आपको मिलेगा। अजंता मेनली अगर देखें तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र, अच्छा शॉर्ट किया गया है इसको। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। अगर आप महाराष्ट्र के हो तो आप जाके देख सकते हो, या आपने देखा होगा, और नहीं हो तो कभी महाराष्ट्र जाना हुआ तो आप जा करके देख सकते हो। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता ग्रुप ऑफ केव्स मिलेगा आपको, जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम का है। और इसमें कुछ पेंटिंग भी है जिसमें फ्रेस्कोस जो है, फ्रेस्कोस ऑफ अजंता के, मतलब ये टाइप ऑफ पेंटिंग होता है फ्रेस्को, वो उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा जो कि एक मास्टरपीस ऑफ पेंटिंग है, ठीक है। इस एज का बहुत अच्छा है, देख रहे हो आप कुछ इस तरीके का। तो आप देख सकते हो, अगर आपने देखा है तो कमेंट में बताना कि कैसा लगा आपको। हालांकि देखने में तो काफ़ी सुंदर दिख रहा है, मैंने नहीं देखा है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलोरा ग्रुप ऑफ केव्स की अगर बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में। ये देखो कितना बढ़िया है, मतलब गजब लग रहा है। इसमें क्या है, पहाड़ को काट करके ये टेम्पल का जो है निर्माण किया गया है। तो इसमें केव जो है देखने को मिलता है, देख रहे हो। तो इसको केव वाले में ही डाला है हम लोगों ने, या बुक में डाला गया है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है। अगर आपने देखा है तो आप ज़रूर बताना कि कैसा लगा। हालांकि देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या है महाराष्ट्र में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला देखते हैं बाघ।
रॉक कट केव्स, ये देखो, ये मध्य प्रदेश में, देख रहे हो, रॉक को काट करके इस तरीके से गुफा बनाया गया है। इस गुफा में आप जा करके देख सकते हो कैसा अंदर का क्या नज़ारा है, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट रॉक कट केव्स। ये भी सॉरी, ये तो बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश में है। और इसमें भी पेंटिंग देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें पेंटिंग जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो धार डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ये इस तरीके का कुछ पेंटिंग अंदर में बनाया होता है, बेसिकली सजाने के लिए। अब गुफा बनाया जाता था तो अंदर सजाने के लिए पेंटिंग बना देते थे। तो पेंटिंग्स जो है काफ़ी खूबसूरत होता था उस टाइम पे भी। लोग जो बनाते थे उसका जो बचा हुआ है काफ़ी खूबसूरत है। तो वो आप जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। बट बेसिकली आपको ध्यान में रखना है पढ़ाई के मामले, पढ़ाई के लिए, कि क्या आपको क्या देखना है कि रॉक कट केव्स जो हैं गुप्ता से रिलेटेड, वो क्या है। अजंता ग्रुप ऑफ केव्स महाराष्ट्र में, एलोरा भी महाराष्ट्र में, और बाग रॉक कट केव्स जो हैं वो क्या है, मध्य प्रदेश में। चलिए अब स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत सारा है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे दशावतार टेम्पल ऑफ देवघर, ये झांसी यूपी में पड़ता है, ठीक है। ओल्डेस्ट और बेस्ट है, ठीक है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। ये आप अगर विजिट करोगे तो आप देख लेना। दशावतार टेम्पल किससे रिलेटेड है, गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। कहाँ है, देवघर में, झांसी, जो कि यूपी में पड़ता है। देवघर एक आपका झारखंड में पड़ता है, बट ये नहीं, ये यूपी वाला है, ठीक है। ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है, और बेस्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इसका जो फ्रेगमेंट जो है, मतलब काफ़ी चीज़ टूट गया है, तो देख सकते हो, ऐसा लग रहा होगा कि छोटा सा मंदिर टाइप है। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ जो है टूट गया है, इसका रिमेन्स बचा हुआ है, जो अवशेष बचा हुआ है वो भी काफ़ी सुंदर है। तो ये जो है देखने को मिला, ठीक है। दूसरा जो है शिवा टेम्पल ऑफ भूमरा, ये क्या है, नगोड़ा नगोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर विष्णु और कंकाली टेम्पल, ये कहाँ है, तिगवा मध्य प्रदेश में ये भी है। लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर, ये कहाँ है, रायपुर मध्य प्रदेश में। ये सारा जो मैं बता रहा हूँ टेम्पल्स, ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे बना है, गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, ध्यान में रखेंगे। पार्वती टेम्पल ऑफ नंचना उथवा, ठीक है, ये कहाँ है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। फिर शिवा टेम्पल ऑफ खो, ये सताना पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है। सताना डिस्ट्रिक्ट हो गया, पन्ना जगह हो गया, ठीक है। फिर कृष्णा ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतर भितरा गांव, ठीक है, भीतर गांव, ये कानपुर में पड़ता है। ये सब टेम्पल्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये वाला याद रखना, दशा अवतार टेम्पल, ये गुप्ता से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि ओल्डेस्ट है, बेस्ट है, इसलिए, ठीक है। विष्णु और वराह टेम्पल ऑफ एरन, एरन भी क्या है, ये मध्य प्रदेश में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वराह टेम्पल, विष्णु टेम्पल, ये जो है सारे टेम्पल्स वो गुप्ता टाइम के हैं, और काफ़ी मास्टरपीस है, मतलब अच्छे हैं। हालांकि काफ़ी टाइम हो गया तो कुछ का जो है वो फ्रेगमेंट बचा हुआ है, रिमेन्स बचा हुआ है, बट फिर भी काफ़ी सुंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आगे अगर देखें, ये स्तूपाज की अगर बात करें, इससे पहले आप थोड़ा सा देख लो कि नगरा स्टाइल जो था, नगरा स्टाइल या सीकर स्टाइल, इसमें सीकर बना होता था, ये काफ़ी देखने को मिला, इवॉल्व हुआ गुप्ता टाइम पे, ठीक है। स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अगर देखें तो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे नगरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, नायका नायका स्टाइल, वेसरा स्टाइल, होयासाला स्टाइल, विजयनगर स्टाइल, ठीक है, पाला और सेना स्टाइल, ये सारे। तो इसमें से नगरा स्टाइल जो है ये काफ़ी इवॉल्व हुआ किस टाइम पे, गुप्ता के टाइम पे, ठीक है। सीकर श्राइन होता था, ठीक है, वैष्णव सिंबल होता था। ये सब जो है मेन कैरेक्टर है इस टेम्पल का, ठीक है। और इस टाइम पे काफ़ी डेवलपमेंट इसका देखने को मिला। इसके अलावा गर्भगृह होता था। गर्भगृह गृह का क्या मतलब है, वो वाला पार्ट मंदिर का, वो वाला रूम जिसमें क्या होता था, जिसमें मेन गॉड जो है वो स्थापित होते थे, जिसमें मेन गॉड रहते थे, उसको बोलते थे गर्भगृह। तो गर्भगृह जो है वो देखने को मिलता था। अब स्तूपा पे आते हैं। स्तूपा में अगर देखें तो मीरपुर खास, ये सिंध में पड़ता है, सिंध आपका हो गया पाकिस्तान वाला रीजन। फिर धामेक, ये सारनाथ में पड़ता है, ठीक है। फिर रत्नागिरी, ये उड़ीसा में पड़ता है। तो ये सारा स्तूपाज में हो गए। मीरपुर खास की अगर बात करें, कुछ इस तरीके का रिमेन्स आपको देखने को मिलेगा मीरपुर खास का, ठीक है, सिंध में पड़ता है। धामेक का अगर देखें तो सारनाथ में पड़ता है, ये भी, इसका भी रिमेन्स ही है, बट उससे तो बड़ा है, उससे काफ़ी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा आपको। फिर रत्नागिरी उड़ीसा में, उड़ीसा में अगर देखें तो ये रह गया, ये सारा क्या है, स्तूपास हैं,
ध्यान में रखेंगे स्तूपाज हैं। स्तूपाज क्या होते हैं? उसमें जिसमें बुद्धिस्ट जो थे वो सॉरी बौद्ध जो थे उनके कुछ रिमेन्स हैं, उसके थ्रू जो है बनाया जाता है एक स्तूपा टाइप का, जिसमें रिमेन्स बीच में डाला जाता है, वैसे करके कवर अप किया जाता है, ठीक है। तो स्तूपा बोलते हैं। ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, मतलब सॉरी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये सारा स्तूपास जो है इस टाइम पे, गुप्ता के टाइम पे, गुप्ता के पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। फिर से मैं बोल देता हूँ, मीरपुर खास सिंध में, धमेक सारनाथ में, और रत्नागिरी उड़ीसा में। ये रत्नागिरी है, उसके पहले मैं दिखा चुका हूँ धमेक और मीरपुर खास के बारे में, ठीक है। सेंटर ऑफ गंधरा स्कल्पचर जो है ये डिक्लाइन हुआ। गंधरा जो स्कल्पचर था, अलग अलग टाइप ऑफ स्कल्पचर होता है, उसमें से गंधरा जो था उसमें डिक्लाइन हुआ। और उसके अलावा वो उसका जगह कौन ले लिया, गंधरा स्कल्पचर का जगह, तो बनारस, पाटलिपुत्रा और मथुरा टाइप ऑफ स्कल्पचर जो है वो ले लिया, ठीक है। पहली बार इमेजेस ऑफ विष्णु, शिवा और अलग अलग जो गॉड हैं उनको, उनका देखने को लगा। जैसा कि मैंने बताया था कि आइडल वर्शिप जो है वो कॉमन हो गया। तो आइडल वर्शिप क्या, मूर्ति की पूजा। तो मूर्ति की पूजा कॉमन होगा तो मूर्ति बनेगा ना। तो इस टाइम पे काफ़ी सारे जो इमेजेस हैं गॉड के वो बनना चालू हुए और वो देखने को मिले फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। सबसे बेस्ट अगर एग्जाम्पल देखे, बेस्ट जो है वो देखे तो बुद्धा का इमेज, ठीक है, जो कि कहाँ है, सारनाथ का, ठीक है। सारनाथ में बुद्धा जो है बैठे हुए हैं, उनका मूर्ति बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ये देखो कितना अच्छा है, ये काफ़ी सुंदर जो है बनाया गया है। तो मूर्ति जो है वो, हालांकि अलग अलग गॉड में बुद्धा का भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ध्यान में रखेंगे। बुद्ध को भी कुछ लोग भगवान ही मानते हैं। बुद्धा जो है ये धम्मा प्रीच कर रहे हैं, उस टाइम का मूर्ति उस तरीके का बनाया गया है। इसके अलावा ब्राह्मणिकल इमेज की अगर बात करें तो ज़्यादा इंप्रेसिव, ज़्यादा बढ़िया जो है वो वराह रूप जो है विष्णु जी का, ठीक है, बोर बोल सकते हो या वराह, ठीक है, वो कर्व किया गया है एट द एंट्रेंस ऑफ केव ऑफ उदयगिरी। उदयगिरी के केव के एंट्रेंस पे, केव के द्वार पे जो है वराह रूप बनाया गया है, वो भी काफ़ी सुंदर है। ये ब्राह्मणिकल मीन्स हिंदू धर्म वाला जो है ये इमेज है, देखो किस तरीके का है। तो इमेज जो है, या फिर आप बोल सकते हो मूर्ति जो है, वो उस टाइम पे काफ़ी सारे भगवान के बनाए गए, जो कि हम आजकल इमेजिन करते हैं, देखते हैं, वो सारा उस टाइम पे देखने को मिला, ठीक है। लिटरेचर पे आते हैं। लिटरेचर गुप्ता पीरियड की अगर बात करें तो रिलीजियस लिटरेचर है, सेकुलर है और साइंटिफिक है। रिलीजियस जो धर्म से रिलेटेड है, सेकुलर जो किसी भी धर्म को, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, सेकुलर है। साइंटिफिक जो साइंस की बात करता है या साइंस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो रिलीजियस अगर लिटरेचर की बात करें तो हिंदू टेक्स्ट में आ जाता है कुछ, और कुछ जैन में और कुछ बुद्धिस्ट में। हिंदू में जो है कुछ बुक हैं जैसे वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण एंड महाभारत, मनु स्मृति, इसको फिर से लिखा गया, ठीक है। कुछ जो हिंदू के जो टेक्स्ट हैं जो पहले से थे उनको रीराइट किया गया, फिर से लिखा गया। तो कौन सा, तो ये सारा वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत, मनु स्मृति, ये सारा, ठीक है। मनु स्मृति जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया अंडर टाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ बाय विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स के द्वारा, ये वाला आप नोट कर लेना, अ, पूछ लेते हैं ऐसा छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन कभी कभी। मनुस्मृति को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, तो विलियम जोन्स, ठीक है। और इसका टाइटल क्या था, मनुस्मृति का क्या टाइटल था, इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। तो इस तरीके से इसको टाइटल दे करके। इसके अलावा हिंदू टेक्स्ट में अगर देखें तो नारद स्मृति, प्रसरा स्मृति, ठीक है, बृहस्पति स्मृति एंड कात्यायना स्मृति, ये सब लिखे गए इस टाइम पे, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बताया था कि कात्यायना स्मृति जो है ये इसमें फर्स्ट टाइम लिखा गया था अबाउट सती, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे जो है लिखे गए थे, और कुछ बुक्स जो थे, पुराने बुक्स जो थे उनको रीराइट किया गया था। जैन की अगर बात करें तो न्यायवर्तम जो है सिद्ध सेना के द्वारा लिखा गया। अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो अभिधर्मा कोसा जो है वो दिगनाग के द्वारा लिखा गया। तो ये सारे जो है वो रिलीजियस लिटरेचर थे, रिलीजियस टेक्स्ट थे जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखे गए। अच्छा सॉरी, इसमें बुद्धा टेक्स्ट में एक और है, तो वो क्या है, विशुद्धिमग्गा। विशुद्धिमग्गा जो है ये
बुद्ध घोषा के द्वारा लिखा गया था। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखने हैं। अब सेकुलर पे आते हैं। सेकुलर टेक्स्ट की अगर बात करें तो सेकुलर टेक्स्ट में ऋतु संहार ये फर्स्ट पोएट्री था, तो ये ध्यान में रखना है। क्योंकि फर्स्ट पोएट्री था, ठीक है। ऋतु संहार हो गए, गुप्ता के टाइम पे लिखे गए थे। इसके अलावा मेघदूतम, ठीक है। अच्छा, मेघदूतम 2 बार हो गया। मेघदूतम के बाद कुमार संभवम, ठीक है, रघुवंशम, फिर मालविका अग्निमित्रा, ये फर्स्ट ड्रामा था, तो ये भी याद रखेंगे। मालविका अग्निमित्रा के बारे में तो ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ये ध्यान में रखेंगे। मालविका अग्निमित्रा फर्स्ट ड्रामा, सेकुलर लिटरेचर, गुप्ता के टाइम का है। फिर मरीच कटिका, ठीक है, मरीच कटिका, ये शूद्रका के द्वारा लिखा गया था, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, मरीच कटिका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये मरीच कटिका का क्या मतलब है, क्ले कार्ड, क्ले से बना हुआ कार्ड, ठीक है, एक टॉय तरह। ये बेसिकली लव स्टोरी है पुअर ब्राह्मण का, पुअर ब्राह्मण, और उसका नाम क्या है, चारू दत्ता। और एक और जो है, क्या नाम है, वसंत सेना, ठीक है। इज अ नोबेल फॉर इट्स रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ सिटी लाइफ, ठीक है। तो ब्राह्मण का लव स्टोरी है, और ब्राह्मण जिसका नाम है चरू दत्ता, उसका लव स्टोरी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये बेसिकली मरीच कटिका, शूद्र का, आई थिंक मेरे लिए तो, हम मेरे से अगर पूछो तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऋतु संहार फर्स्ट पोएट्री, फिर मालविका अग्निमित्रा। ऐसे मरीच कटिकम आप याद रख सकते हो, या चूंकि इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो एक लव स्टोरी है जिसका ब्राह्मण, पुअर ब्राह्मण का लव स्टोरी है, ये थोड़ा सा याद रख सकते हो, ठीक है। शूद्रका के द्वारा लिखा गया है, ये याद रख सकते हो, ठीक है। विक्रमो वश्यम, ये हो गया। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी है, इम्पॉर्टेंट है। इसको कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास को जो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये पहले से भी आपको पता होगा, ये ध्यान में रखेंगे। कालिदास ने लिखा है क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये ध्यान में रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम को ट्रांसलेट किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। और इंग्लिश में, ऑब्वियसली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और इसका टाइटल जो है वो क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, शकुंतला का रिकॉग्निशन, ठीक है। मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं, ये याद रखना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है वो बता रहा हूँ। ये हो गया। फिर मरी मरीच कटिका, इसके अलावा कौन सा था, हाँ ये वाला, ये ड्रामा जो है मालविका अग्निमित्रा, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के, ये तो पूछते हैं बार बार, ये भी आप याद रखना, ठीक है। किरंत जुनिया, ठीक है, किरतार जुनिया, ये जो है 12वीं कव्य दरसा, ठीक है, ये हो गया। फिर दशा कुमार चरिता, ये दंडिन के द्वारा लिखा गया था। ये सब आप हालांकि याद रखने के लिए आप रख लो, बट मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा, ठीक है। पंचतंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, पंचतंत्र पूछते हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। फिर कामसूत्रा, ये जो है वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया, तो ये पहला जो है टेक्स्ट है सेक्स के ऊपर, मतलब सेक्स के ऊपर पहला बुक जो है वो कामसूत्रा है, तो ये भी याद रख सकते हो। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हो गया जो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब साइंटिफिक लिटरेचर पे आते हैं। इसकी अगर बात करें तो आर्यभट्टिया, ये तो आपको याद रखना ही है। फिर सूर्य सिद्धांत, ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ब्रह्म सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया था। फिर पंच सिद्धांत, उसके अलावा वृहत संहिता, वृहत जातका, लघु लटका, ठीक है, ये वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था, वराहमिहिर के, ये याद रख सकते हो। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत ऐसे पूछते नहीं, आर्यभट्टियम भी आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था, तो ये याद रख सकते हो, ये तो याद ही होगा आपको, ठीक है। अष्टांग हृदय, ये पूछ सकते हैं, ये वाघ भट्ट के द्वारा लिखा गया था, मेडिसिन के ऊपर है, ठीक है। अष्टांग हृदय, ठीक है। इसके अलावा नवनीतकम, ये भी पूछते हैं। नवनीतकम जो है वैसे पहले मैं भी बता चुका हूँ, बट ध्यान रख सकते हैं, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। धन्वंतरी के द्वारा लिखा गया है नवनीतकम, ठीक है। महाभाष्य करे, ठीक है। उसके बाद लघु भाष्य कर, इसके अलावा हस्ते आयुर्वेद, ठीक है, पाल कप्या के द्वारा लिखा गया है। हस्ते आयुर्वेदा, आयुर्वेदा एक्चुअली होता क्या है, इंग्लिश में ए लगा देते हैं, तो हस्त आयुर्वेदा बोलो या हस्त आयुर्वेद बोलो, बात वही है, हिंदी में ए नहीं लगाते,
ठीक है, इसको ट्रांसलेट किया गया था कि इसको ब्रह्म सिद्धांत को जो है ट्रांसलेट किया गया था अरबिक में अंडर द टाइटल ऑफ सिंध हिंद। तो ये भी हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो गुप्ता पीरियड का क्या है, इसको गोल्डन एज भी गोल्डन एज बोला जाता है। तो ये सच है, मतलब रियलिटी है या मिथ है, इस पे थोड़ा डिस्कशन दिया गया है लास्ट में। तो उस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि गोल्डन एज गुप्ता पीरियड अगर था तो मतलब यस या नो, इस पे बेसिकली डिस्कशन होगा। तो आर्ग्यूमेंट में अगर देखें सपोर्ट में कि हाँ गोल्डन एज था, तो उसका रीजन देंगे क्यों था। तो पॉलिटिकल यूनिट्स जो है वो मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, फॉरेन रूल जो है कम्प्लीटली रिमूव था, यहाँ पे इस टाइम पे फॉरेन रूल नहीं था, कोई अटैक वगैरह भी नहीं था। ठीक है, पीस था, काफ़ी प्रोस्पेरिटी था, इसलिए कह सकते हैं कि गोल्डन एज था। ये सब आर्ग्यूमेंट जो है दिया हुआ है सपोर्ट में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर इनलाइटेड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी मतलब इन्फॉर्म्ड था, इनलाइटेड था। उसमें बेसिकली क्या था, टैक्स वेयर लाइट, टैक्स ज़्यादा वो नहीं था, बर्डन नहीं था लोगों पे। पनिशमेंट जो है माइल्ड था, ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जाता था। ठीक है, रिवाइवल ऑफ हिंदुज़्म, हिंदुज़्म का रिवाइवल था ये। इस टाइम पे हिंदू धर्म जो है वो सामने आई। बहुत सारे जो गॉड हैं जैसे विष्णु हो गए या फिर शिवा हो गए, ठीक है, वराह रूप वाला मैं बता चुका हूँ विष्णु का। तो वो सब का उन लोगों का आइडल भी बनने लगा, कॉमन होने लगा पूजा, आइडल वर्शिप का। तो हिंदू गॉड जो है वो सामने आए काफ़ी, मतलब उनके बारे में उसका इवॉल्यूशन जो है देखने को मिला। ठीक है, लेकिन हिंदू हिंदू धर्म के रिवाइवल के अलावा अदर जो रिलीजन थे उनके बारे में ऐसा नहीं था कि हाँ उनको जो है वो किसी भी राजा के द्वारा उनको सपोर्ट नहीं किया गया, उनको भी सपोर्ट किया गया। ठीक है, तो बुद्धिज्म या जैनिज्म ये सब जो है वो सपोर्ट किए गए, जो भी थे उनके अपोज में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ हिंदू धर्म रिवाइवल हुआ उसका, हिंदू धर्म थोड़ा सा डाउन हो गया था बुद्धिज्म और जैनिज्म आने के बाद, लेकिन इस टाइम पे गुप्ता पीरियड में हिंदू धर्म जो है उसका रिवाइवल देखने को मिला। यूज ऑफ संस्कृत जो है वो डेवलप हुआ। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है फ्लोरिश हुआ। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि आर्किटेक्चर के केस में भी कितने सारे हैं। उसके अलावा लिटरेचर की अगर बात करें तो बहुत सारे लिटरेचर इस टाइम पे लिखे गए, चाहे वो साइंटिफिक हो या फिर रिलीजियस हो, सेकुलर हो, ये सारे टेक्स्ट हम लोग देख चुके हैं। तो ये सारा जो है डेवलपमेंट उस टाइम पे गुप्ता पीरियड के टाइम पे देखने को मिला। तो गोल्डन एज का उसको टैग जो है दे सकते हो। ठीक है, ये सारे आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। ग्रेट पैट्रोनेज जैसे कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ये सब जो है इसी पीरियड में थे। ये भी एक है कि जो लोग थे, जो इम्पोर्टेंट लोग थे, जो ग्रेट लोग थे, ठीक है, ग्रेट पर्सनालिटी थे, वो इन इस टाइम में देखने को मिले। जैसे कालिदास काफ़ी फेमस है, अमर सिंह, धनवंतरी, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का तो आप लगातार सुनते होगे। तो ये सारे इसी टाइम पे थे। ठीक है, इसलिए ऐसा बोला जाता था कि भाई वो जो टाइम था उसमें जो है काफ़ी प्रोस्पेरिटी था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, टैक्सेस जो है लोगों पे ज़्यादा बर्डन नहीं था टैक्सेस का, माइल्ड पनिशमेंट था, हिंदुज़्म का रिवाइवल हुआ हिंदू का। ठीक है, लिटरेचर आर्ट जो है वो पीक पे था। ठीक है, ग्रेट ग्रेट जो लोग थे, ग्रेट पर्सनालिटी जो थे वो उस टाइम पे थे, तो इसलिए इसको गोल्डन एज बोलते हैं। लेकिन कुछ जो आर्ग्यूमेंट है इसके अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट वाला देख लेते हैं कि गोल्डन एज नहीं था, तो क्यों नहीं था उसके लिए। तो बहुत सारे फ्यूडेटरीज थे, मतलब बहुत सारे जो लोग थे, सामंत जिसको बोलेंगे, वो अलग अलग एरिया में थे, पावरफुल थे। तो वो क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। बेसिकली राजा का रूल डायरेक्टली नहीं था, डिसेंट्रलाइज था, कहने का मतलब ये चीज़ देखने को मिला। ठीक है, ये ज़्यादा ऐसा स्ट्रांग नहीं है आर्गुमेंट, बट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्सेंस ऑफ सेंट्रल आर्मी, सेंट्रल आर्मी नहीं था या ब्यूरोक्रेसी नहीं था। होता क्या था कि जो फ्यूडल्स थे उनसे बोला जाता था कि जब युद्ध होता था उस टाइम पे कि भाई आदमी भेजो, लड़ाई करना है। ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ऐसा था, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ उसको फिक्स सैलरी दे रहे हैं, सैलरी की जगह पे जमीन दे देते थे कि भाई लोग कमाओ खाओ, और जब युद्ध होगा तो तुम आकर के जो है आर्मी में सर्व करना। तो ये देखने को मिला, ये अब्सेंस था लार्ज सेंट्रल आर्मी। ठीक है, फ्यूडल एलिमेंट जो है वो काफ़ी था। जैसे इंक्रीजिंग लैंड ग्रांट्स, ज़मीन जो है बहुत दान किया जाता था। ठीक है, ये सब देखने को मिला। सब इन फ्यूडल फ्यूडेशन, ये सारी चीज़ें जो है सर्फडन, ये सारी चीज़ें देखने को मिला। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड गिल्ड्स, ट्रेड जो है वो डाउन होने लगा, डिक्लाइन करने लगा। बाहर का जो फॉरेन ट्रेड था वो काफ़ी डिक्लाइन किया। ठीक है, गिल्ड्स जो थे, जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे, वो भी
जो है डिक्लाइन कर गया, धीरे धीरे जो है नॉर्मल लाइफ जीने लगे और जो नॉर्मल दिनचर्या में वो आ गया। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर जो है वो डिक्लाइन कर गई। वरना सिस्टम जो है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, वरना का डिस्टिंक्शन जो है वो इंक्रीज कर गया। ये सारी चीज़ें, हालांकि इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है। जैसे अगर मैं बोलूँ, मतलब बुक में हालांकि दिया हुआ ही है, इससे पहले भी दिया हुआ है, जैसे सती के बारे में। जस्ट अ सेकेंड, ये बार बार बैक हो रहा है। जैसे सती जो है इस टाइम पे देखने को मिला, उसका मेंशन हुआ तो सती, या फिर मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, बुक में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं वो बुक में। इससे पहले यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इससे पहले दिया गया है। सती सिस्टम जो है वो देखने को मिला फर्स्ट टाइम एरन जो इंस्क्रिप्शन है उसमें देखने को मिला। उसके अलावा प्री प्यूबर्टी मैरिज होता था, छोटे में बच्चे को मतलब लड़कियों का शादी कर दिया जाता था। ठीक है, पॉलीगैमी जो है वो कॉमन हो गया था। तो ये सारी चीज़ें वीमेन के पर्पज से देखें तो वीमेन का कंडीशन जो है डिक्लाइन किया था, सिंपल बोले तो इस तरीके से आर्गुमेंट देख करके आप बोल सकते हो गोल्डन एज नहीं था। बट अगर ज़्यादा तौर पे देखें तो दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप अपने हिसाब से सोच लो कि भाई क्या था। अगर आपको लगे कुछ ऐसा कि हाँ बोलना चाहिए, तो कमेंट में बता सकते हो कि क्या गुप्ता पीरियड जो है, अभी सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप बताना अपना क्या व्यू है आपका, कि गुप्ता एज जो है या गुप्ता पीरियड जो है गोल्डन एज था या नहीं था। अगर था तो क्यों था, नहीं था तो भी बताना है क्यों था। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।